गुड मॉर्निंग एवरीवन। बॉटनी थर्ड बीएससी थर्ड ईयर का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा पेपर है उसमें हम पढ़ रहे थे कि टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं आपकी किसकी प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, जिसमें हम अभी तक लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर और ऑटोक्लेव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसी को हम आगे लेके जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हम एसेप्टिक कंडीशन जो है वो कैसे लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं, लैब के अंदर हम कैसे निर्जमीकृत व्यवस्था, निर्जमीकृत वातावरण कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि लैब के अंदर हमने पढ़ा कि हम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर वाला मेन जो हमारा यूनिट है ना, मतलब आपकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पूरी प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, हमने अभी तक इसमें हिस्ट्री और इसका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, हम टूल्स देख चुके हैं। टूल्स का मतलब होता है कौन कौन से उपकरण जो है वो इसके अंदर आते हैं, है ना, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसके अंदर आते हैं। हम इनके बारे में हमने इनके बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हम लेमिनार एयर फ्लो बेंच के बारे में पढ़ चुके हैं। लेमिनार एयर फ्लो बेंच के अंदर हमने पढ़ा था दो तरीके के फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, एक होता है हमारा प्री फिल्टर और एक होता है हमारा हेपा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर फिल्टर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारा कि सबसे पहले आपका जो एयर है वो कहाँ पर प्री फिल्टर से कहाँ जाती है, प्री से जाती है वो हेपा के पास में। ठीक है, तो हेपा फिल्टर के अंदर क्या होते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं हवा के, है ना, वो क्या होते हैं, छन जाते हैं और हवा इतनी फोर्सफुली आती है कि बेंच जो होता है उससे क्या हो जाता है, वो स्टेराइल हो जाता है। बेंच से जितने भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब होगा वो क्या हो जाएगा, फास्टली रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। फिर हमने ऑटोक्लेव देखा था, ये हमारा प्रेशर कुकर की तरह काम करता है ना। यहाँ पर टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। टेम्परेचर के अलावा हम क्या मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 121.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसके अलावा हम कितने टाइम के लिए रखते हैं, तो 15 से 20 मिनट के लिए। किस किस चीज़ों का हम यहाँ पर सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं या निर्जमीकृत करते हैं, तो हमने बोला कि जो हाई टेम्परेचर को झेल सके, ऐसी वस्तुएं जो हाई टेम्परेचर को इजीली झेल सकें। ठीक है, तो उनका सरफेस स्टरलाइजेशन जो है वो हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इनकी सावधानियां, इनके उपयोग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज का हमारा मेन जो टारगेट रहेगा, अकॉर्डिंग टू अगर हम सिलेबस देखें तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास में क्या बचा हुआ है, ग्रोथ चैम्बर, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, और है ना, कल्चर मीडिया क्या होता है, देयर प्रिपरेशन। मतलब एक तो हमको पढ़ना है ग्रोथ चैम्बर, है ना, स्टरलाइजेशन के मेथड, कल्चर मीडिया और उसका प्रिपरेशन, और हमको पढ़ना है कि हम एसेप्टिक कंडीशन जो है वो कैसे मेंटेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन हमारा एजेंडा है वो तो वही रहेगा, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। मेन हमारा एजेंडा क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। और हमारा सब पॉइंट्स हमारे जो हैं वो इसके अंदर क्या क्या रहेंगे, एक तो है ग्रोथ चैम्बर, एक है ओवन, है ना, एक है हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम और एक है एसेप्टिक कंडीशन। ठीक है, तो पहले हम सबके बारे में जनरल बातें कर लें। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर के टूल्स और टेक्निक, हम उपकरण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभी तक कौन कौन से उपकरण देख लिए हैं, लेमिनार एयर फ्लो बेंच देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, ऑटोक्लेव देख चुके हैं, है ना। अब हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं ओवन के बारे में। हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल्चर रूम के बारे में। ठीक है, और क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल्चर मीडियम के बारे में।
है ना। कल्चर मीडियम क्या होता है वो, और इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। कल्चर मीडियम बनता कैसे वो हम देखने वाले हैं, और हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, है ना, कैसे हम एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हमारे कुछ हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, लेमिनार एयर फ्लो बेंच हमने पढ़ा। लेमिनार एयर फ्लो बेंच में हमने देखा कि हम जो है वो सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, चाहे वो मीडियम हो, है ना, चाहे वो हमारा एक्सप्लांट हो, है ना, उसका हम क्या करते हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उसके निर्जमीकृत करते हैं। इसके लिए हमारे पास में यहाँ पर फिल्टर लगे हुए होते हैं, बेंच होती है। बेंच को हम है ना, वो जो हाई एफिशिएंसी से जो हवा आती है हेपा फिल्टर्स के थ्रू, उससे क्या होते हैं, इतनी तेज हवा आती है कि वो बैक्टीरिया जो है या कवक जो है, जितना भी इन्फेक्शनस एजेंट है या फिर आपके जितने भी माइक्रोब्स हैं उस बेंच पर, वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हम ऑटोक्लेव देख चुके हैं 121.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये एक तरीके से हमारा प्रेशर कुकर की तरह होता है, जिसमें नीचे हम पानी भरते हैं और ऊपर भाप आती है, और बहुत ज्यादा जो तापमान को झेल सकता है 121.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसी ही वस्तुओं को हम क्या करते हैं, इससे स्टेराइल करते हैं, इससे निर्जमीकृत करते हैं, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं ओवन। ओवन सभी ने घर में यूज कर रखा है, ठीक है। ओवन जो होता है वो भी हमारा जो है वो एक तरीके से किसके लिए यूज किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है कल्चर रूम। अब हमारे पास में आता है कल्चर रूम। अब कल्चर रूम या फिर इसको हम बोलते हैं संवर्धन कक्ष। संवर्धन कक्ष का क्या मतलब होता है, कल्चर रूम, है ना। अब जितना भी जो भी हमारा एक्सप्लांट है जिसको हमने यूज किया है नया पादप को बनाने के लिए, उसको हमको क्या करना पड़ता है, इन सब चीजों से स्टेराइल करने के बाद में, इन सब चीजों से निर्जमीकृत करने के बाद में हम क्या करते हैं, कल्चर रूम को प्रिपेयर करते हैं। कल्चर रूम हमने क्या बोला कि कल्चर रूम पूरी तरीके से कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, कंट्रोल्ड, है ना, कंडीशन में होता है। अब कंट्रोल कंडीशन कैसी होती है, कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब नियंत्रित व्यवस्था, है ना। अब नियंत्रित व्यवस्था मतलब जहां पर आपकी लाइट मेंटेन होगी, वहां पर आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी, यूवी रेज मेंटेन होगा, मतलब जो जो प्लांट के अकॉर्डिंग हमको चाहिए, है ना, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी है वो सब चीजें हम वहां पर कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर एयर कंडीशनर होता है, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में ह्यूमिडेटर होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होता है, कल्चर रूम के अंदर होता है। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, सारा के सारा हम जो एक्सप्लांट है, चाहे वो आपने, है ना, एक्सप्लांट जो है हमारा, एक्सप्लांट को चाहे आपने फ्लास्क के अंदर रखा है या आपने इसको इस तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा है, जिसको आपने ऊपर से इस प्रकार से कॉटन प्लग से क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, ताकि इसके अंदर कोई भी कंटामिनेटेड जो है एयर है या फिर आपका बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रोब इसके अंदर एंटर न कर पाए। इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये क्या है हमारा कल्चर मीडियम, ये क्या है हमारा कल्चर मीडियम। हम जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है, ये हमको पता है। तो आर्टिफिशियल तकनीक क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम ऐसे पादप का विकास कर सके जो नेचुरली बहुत टाइम लगाते हैं, है ना। नेचुरली वो ग्रो करने में क्या होता है, बहुत टाइम। अगर नेचुरल कंडीशन क्या होती है कि आप जनरल जो बीज होता है ना, बीज को आप उगा दो, तो बीज अब उगेगा तो वो उसका टाइम लेगा, है ना, क्योंकि हमको पता है बीज के पास में दो भाग होते हैं, प्यूम्यूल होता है, रेडिकल होता है। प्यूम्यूल वाले भाग से शूट आएगी, तना आएगा,
रेडिकल वाले भाग से जड़ आएगी, तो वो बीज से पूरा पादप बनेगा, तो उसमें वो नेचुरल प्रोसेस है, तो वो नेचुरली अपना टाइम लेगा, ठीक है। बट हमको क्या करना है, हमको ऐसे पादपों का फास्ट ग्रो करवाना है जिसकी नीड हमको बहुत ज़्यादा है, चाहे वो व्यावसायिक तरीके से हो, इकोनॉमिक तरीके से हो, जिसकी नीड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, या ऐसे पादप जो आपकी किस कंडीशन में है, ऐसे पादप जो रेड डाटा बुक में आ गए हैं, मतलब जो अपनी अस्तित्व में नहीं है या अपना अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका खत्म हो रहा है, तो ऐसे पादपों को हमको क्या करवाना है, फास्टली ग्रो करवाना है। या दूसरा रीजन हम क्यों करवा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज, या क्यों कर रहे हैं, तो हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर है ना, हमारे जो वांछित लक्षण है वो प्राप्त करवाने के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो हमने जो भी एक्सप्लांट लिया है उसको हमको बार बार मैं यही बोल रही हूँ, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको निर्जमीकृत करना पड़ेगा, है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, निर्जमीकृत करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया था, लेमिनार एयरफ्लो बेंच का यूज किया, ऑटोक्लेव का यूज किया, मतलब इस टेक्निक के अंदर काम आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेराइल करना पड़ेगा, ताकि जितने भी पादप इससे डेवलप होंगे, जितने भी नए प्लांटलेट्स इससे डेवलप होंगे, वो आपके पूरी तरीके से क्या होंगे, रोगाणु रहित होंगे, जो आपके बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं उनसे फ्री रहेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लांट को भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट को भी हम निर्जमीकृत करेंगे, कल्चर मीडियम को भी हम निर्जमीकृत करेंगे, ठीक है। जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, अगर हमने ये कांच की टेस्ट ट्यूब यूज करी है, हम इसको भी निर्जमीकृत करेंगे, हमने मीडियम लिया है तो मीडियम को भी हम निर्जमीकृत करेंगे, हमने एक्सप्लांट लिया है, एक्सप्लांट को भी हम निर्जमीकृत करेंगे। रीजन, ताकि इससे बनने वाला जो पादप है वो आपका क्या होगा, रोगाणु रहित होगा, उसमें कोई भी इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा, कोई भी इन्फेक्शनल एजेंट जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब ली है, ये कॉटन का प्लग है, ठीक है, कॉटन मतलब रुई, और यहाँ पर आपने कोई भी एक्सप्लांट ले लिया है, ये हमारा हो गया क्या, एक्सप्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्तोतक, है ना। अब कर्तोतक जो है, ठीक है, इससे आपका ये एक्सप्लांट है, और बाद में जाकर के इसी कर्तोतक से, इसी एक्सप्लांट से आपके छोटे छोटे प्लांटलेट जो हैं वो डेवलप होंगे। ये कर्तोतक कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने बोला लीफ हो सकता है ना, पत्ती हो सकती है, जड़ की टिप हो सकती है ना, तने की टिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब कल्चर रूम कैसा होता है, कल्चर रूम जनरल रूम जैसा ही होता है, जिसमें इस तरीके से बेंचेस लगी हुई होती है ना, इस तरीके से हमारे पास में बेंचेस होती हैं, जहां पर आप इस तरीके से जो हमारा जो भी है ना, इन सबको आप रखते हो, चाहे आपने फ्लास्क में लिया है, चाहे आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है, आपने ये टेस्ट ट्यूब ले ली है ना, चाहे आपने फ्लास्क ले लिया है, तो हर किसी को आप इस तरीके से कॉटन प्लग से क्या करोगे, कवर करोगे, है ना, हर किसी को आप कॉटन प्लग से कवर करोगे। रुई का बना हुआ प्लग होता है ये, क्यों करते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या आपका कोई भी बैक्टीरिया या फिर कंटामिनेटेड एयर जो है ना, वो अंदर एंटर न कर पाए। तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से रख लेते हैं। अब कल्चर रूम के अंदर हमने बोल दिया हर चीज जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है, हर चीज जो है वो नियंत्रित अवस्था में होती है। तो हर चीज यहाँ पर नियंत्रित अवस्था में है, तो वो पादप के अकॉर्डिंग होगा, आपने कौन सा पादप लिया है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कल्चर मीडियम की, कल्चर मीडियम, अब ये जो कल्चर मीडियम आप यूज कर रहे हो, कल्चर मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है, मतलब सेमी सॉलिड भी हो सकता है, और आपका लिक्विड भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है और अर्ध तरल भी हो सकता है। अब बहुत सारे कल्चर मीडियम, देखो कल्चर मीडियम का मतलब हमने क्या समझा, कल्चर मीडियम का मतलब होता है आप एक ऐसा मीडियम बना रहे हो जो प्लांट की जरूरत के अकॉर्डिंग है, प्लांट की ग्रोथ की अकॉर्डिंग है। चाहे आप उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिला रहे हो, चाहे आप उसमें न्यूट्रिएंट्स मिला रहे हो, पोषक पदार्थ मिला रहे हो, चाहे आप उसमें वाटर की कंसंट्रेशन मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, चाहे आप उसमें, मतलब एक इस तरीके से एक लिक्विड मीडियम है ना, इसमें हमने क्या बोला है कि ये जो मीडियम है ना, ये एक तरीके से लिक्विड मीडियम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें। अब वो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है, वो हो सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, लवण होते हैं, वो हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, है ना, पादप वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, सूक्ष्म मात्रिक और गुरु मात्रिक, 17 प्रकार के हम अलग अलग पोषक तत्व पढ़ते हैं। उसके अलावा वो हो सकते हैं प्लांट ग्रोथ
रेगुलेटर्स, हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। पादप वृद्धि नियामक जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। पीजीआर क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं जनरली इसको। पीजीआर जो होते हैं वो पादप की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, पादप की वृद्धि का काम करते हैं। दो प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, एक तो हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं, और एक होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो पादप की वृद्धि को क्या करते हैं? कम करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन सा हो जाएगा हमारे? ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, है ना, इथाइलिन हो गया, ये हमारे होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो पादप की वृद्धि को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। कंट्रोल करने वाला हमारे पास में कौन है? हमारे पास में एब्सिसिक एसिड है ना। तो ये कुछ होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सिन की, ऑक्सिन जो है वो हाइट बढ़ाने का काम करता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है ना। प्लांट की लंबाई जो है वो कैसे बढ़ेगी? जब उसमें सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है, लेंथ बढ़ाता है। इसी तरीके से सारे एंजाइम जो होते हैं, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, तो ये सारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। बट हमको ये याद रखना है, हम अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं मिलाते हैं। हर चीज़ का एक फिक्स अमाउंट होता है, एक फिक्स क्वांटिटी होती है, उसी फिक्स क्वांटिटी में हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं मिलाते, अपनी मर्जी से कोई भी क्वांटिटी का यूज़ नहीं करते। तो एक्सप्लांट को जब आप उस कल्चर मीडियम में डालते हो, इसका मतलब आप उस कल्चर मीडियम में वो सारी चीज़ें मिला रहे हो जिससे वो एक्सप्लांट नया पादप बना सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम कौन कौन सी चीज़ें किस किस अमाउंट में, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें कल्चर मीडियम की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चर मीडियम हमारा चलता है MS मीडियम। MS मीडियम सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? MS मीडियम, ठीक है। ये MS कौन है? ये दो साइंटिस्ट हैं, मुराशिगे एंड स्कूक, मुराशिगे एंड स्कूक, इनके द्वारा दिया गया मीडियम है। हम देखेंगे इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का मिला करके अपना मीडियम तैयार किया था। तो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला मीडियम है MS मीडियम। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, हाउ, इन सब पॉइंट्स को अभी हम शॉर्टली समझ रहे हैं, हम PPT के अंदर इसको डिटेल में समझेंगे। हाउ टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, आप निर्जमीकृत वातावरण कैसे बना सकते हो? आपके पास में इन सब उपकरणों के द्वारा आप क्या कर रहे हो? आप हर एक चीज, हर वो चीज जो आप यूज करने वाले हो, छोटी से छोटी ग्लास की चीज हो, कांच की चीज है ना, या कोई भी XYZ, आपने एक्सप्लांट ले लिया है, आपने कर्तोतक ले लिया है, आपने परख नली लिया है, या आपने फ्लास्क लिया है, या कैंची सीजर जिसको अपन बोलते हैं, या आपने वो लिया है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन, पेट्री डिश हो गया, है ना, सीजर हो गया, चिमटी हो गई, इसके अलावा न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया, एवरीथिंग जो भी आप ले रहे हो उन सबको आपको निर्जमीकृत करना जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कल्चर रूम हमारा पूरी तरीके से मेंटेन होना चाहिए, पूरी तरीके से निर्जमीकृत होना चाहिए, ताकि आपके उस एक्सप्लांट के द्वारा बनने वाले पादप में कोई भी रोगाणु या कोई भी इन्फेक्शनस एजेंट जो है वो ना रहे। तो ये एक बेसिक चीज समझी है हमने टूल्स के बारे में कि ये सब क्या होते हैं। अब इन सब को हमको डिटेल में देखना है, हम स्लाइड के अंदर इन सबको डिटेल के अंदर देखेंगे। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, हम ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर रूम के बारे में हम देखेंगे कल्चर रूम कैसा होता है, कल्चर मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, मुराशिगे और स्कूप मीडियम में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी हैं वो देखेंगे, और हाउ टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। हम PPT देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टॉपिक हमारा ग्रोथ चैम्बर, ठीक है। ग्रोथ चैम्बर क्या होता है? सूक्ष्म प्रवर्धन जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी तकनीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर इच्छित पौधों का विशाल संख्या में उत्पादन किया जाता है। इच्छित पौधों का मतलब जो हमारे डिजायरेबल पौधे हैं, जो है ना, हम टिश्यू कल्चर टेक्निक अगर हम कर रहे हैं तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम कौन से पौधों का उत्पादन करते हैं, जो हम चाहते हैं, या जिसकी नीड्स सबसे ज़्यादा है ना, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिसका व्यावसायिक तरीके से बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है ना। आपका जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा आप थोड़ी ना किसी प्लांट को ग्रो करवाओगे।
है ना, जो जनरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो हो रहा है तो आप उसको क्यों और ज़्यादा ग्रो करवाओगे? आप ऐसे ही पौधों का ग्रो करवाओगे जिसकी या तो आपको नीड है, या आप कुछ है ना, जो या तो वो पादप जो है वो आपकी संख्या उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, एग्जिस्टेंस उनका ख़त्म हो रहा है, तो ही आप ऐसा जो है वो तकनीक का यूज़ करोगे। तो पात्र संवर्धन इन विट्रो, इन पौधों को नियंत्रित व्यवस्था या नियंत्रित परिस्थितियों में एक कक्ष में रखा जाता है, ये भी हमको पता है ना। हमने क्या बोला, ग्रोथ चेंबर पूरी तरीके से कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। कंट्रोल कंडीशन इन द सेंस कि पूरी तरीके से नियंत्रित अवस्था में रहता है, जहां पौधों की स्वस्थ वृद्धि हो सकती है। ठीक है, जहां पौधों की स्वस्थ वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि नेचुरली उनको जो हैबिटेट चाहिए हम उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसे कक्ष वृद्धि कक्ष कहलाते हैं। ऐसे कक्षों को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन कक्षों में प्रकाश, आर्द्रता, तापमान जैसी परिस्थितियों को नियंत्रित रखा जाता है। इन चैम्बर्स में हर चीज जो होती है वो नियंत्रित अवस्था में रखी जाती है। इन परिस्थितियों को आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। सामान्यतः वृद्धि कक्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्थिर वृद्धि कक्ष और चलित वृद्धि कक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थिर वृद्धि कक्ष जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, है ना, ये जो प्रकाश के लिए या लाइट के आने जाने के लिए रैक्स लगाई जाती है इसके अंदर, है ना, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो ये, और इनका टेम्परेचर जनरली 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। स्थिर वृद्धि कक्ष में टेम्परेचर किस हिसाब से सेट होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और लाइट की बात करें तो 6 घंटे प्रकाश और 8 घंटे अंधकार की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और चलित वृद्धि कक्ष क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है, और नीचे जो है वो रोलर लगे होते हैं ताकि आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इजीली ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमारे पास में वृद्धि कक्ष होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे इस तरीके से कुछ कल्चर, ये जैसे कि रूम है तो ये रैक्स दे रखी है ना, ये रैक्स है। जैसे नॉर्मल हमारी अलमारी होती है ना, तो उसमें भी इस तरीके से रैक्स होती है। तो ये रैक्स क्या करती हैं, इस रैक्स में हम, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये आपके कांच के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ये कांच के इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये कांच के इंस्ट्रूमेंट आपके क्या है, वही आपके एक्सप्लांट जो है ना, जो आपने तैयार किया है कल्चर मीडियम के अंदर, वही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रखे जाते हैं। तो ये कल्चर फ्लास्क हैं आपके सारे, है ना, ये सब क्या है, कल्चर फ्लास्क है, और ये आपकी रैक है। ठीक है, तो ये कल्चर रैक कहलाती है पूरी तरीके से, है ना। इस तरीके से अपन जो भी कल्चर करवाते जाते हैं उसको इनके अंदर रखते जाते हैं। ठीक है, और जब 15 से 20 दिन में ये इनमें से प्लांटलेट्स डेवलप होंगे या फिर रूट्स डेवलप होंगी तो हम उसको नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करवा देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब कल्चर फ्लास्क है ना, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं प्लांटलेट जो है वो डेवलप हो चुके हैं, है ना। तो ये इस तरीके से अलमारी होती है, रैक्स होती है इनके अंदर, है ना, सारी चीज़ें कंट्रोल कंडीशन में, टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, और ये सब जो है वो आपके प्लांटलेट्स को ग्रो करवाया। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ओवन। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है ओवन। ओवन जनरली हम सभी जानते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, होता है क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम इसको हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को स्टेराइल करने के लिए, क्योंकि हमको सारी चीज़ें स्टेराइल चाहिए। ठीक है, हमको सारी चीज़ें निर्जमीकृत चाहिए। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें कांच के पात्र जैसे फ्लास्क, परख नली, पिपेट आदि को उच्च तापक्रम सहन कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम निर्जमीकृत करवा सकते हैं, है ना। ऐसे ऑटोक्लेव में भी हम यही चीज़ करवाते हैं। यह ऑटोक्लेव से अलग है, लेकिन ऑटोक्लेव और इसमें डिफरेंस है, बट हम ऑटोक्लेव में भी वही चीज़ कर रहे हैं, जो हाई टेम्परेचर को सह पा रहे हैं उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, निर्जमीकृत करवाते हैं, है ना। तो ऑटोक्लेव से अलग सूक्ष्म ऊष्मा या गर्म हवा द्वारा निर्जमीकृत के सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है। इसमें वस्तुओं को 2 से 4 घंटे तक, है ना, अब टाइमिंग की बात करें तो इसमें हम कितना 2 से 4 घंटे तक 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, जबकि वहाँ पर हम रखते थे 15 से 20 मिनट के लिए केवल,
है ना 121.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑटोक्लेव को रखते थे, और यहाँ पर हम रखते हैं 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 4 घंटे के लिए। ठीक है, तो जिससे इस पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों से जल निकल कर या प्रोटीन विकृतीकृत हो जाता है, जिससे वे मर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर आप उसको गर्म कर रहे हो तो हो क्या रहा है, तो सूक्ष्म जीवों के अंदर जितने भी वो है ना, जो भी वाटर कंसेंट्रेशन है वो धीरे धीरे सूखती जाएगी, प्रोटीन डीनेचर होते जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन है ना, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, और जब एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को कभी सह नहीं पाते, एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम हाई टेम्परेचर पर टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रोटीन भी विकृतीकृत हो जाते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो वहीं पर मर जाते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको यही चाहिए, हमको सारी चीज़ें जो है वो निर्जमीकृत चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हॉट एयर ओवन और है ना, इस तरीके से स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया के, द प्रिपेयर्ड मीडिया शुड बी स्टरलाइज, प्रिपेयर्ड मीडिया को भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ऑटोक्लेव के अंदर अगर आपने रखा है तो फॉर लार्ज अमाउंट है ना, जैसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड 121.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हमको पता ही है किसकी तरह काम करता है, प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर और मेटेलिक इक्विपमेंट जो है हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं हम, है ना, विथ एडजस्टमेंट ट्रे जो होती है इस रिक्वायर्ड, है ना, एडजस्टेबल ट्रे जो होती है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो ग्लासवेयर, कांच की चीज़ें हैं, है ना, इन सब चीज़ों के स्टरलाइजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक माध्यम। पोषक माध्यम क्या होता है, कृत्रिम परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है ना। न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में हमने क्या समझा, न्यूट्रिएंट मीडियम जो होता है वो कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है ना। तो वे पोषक पदार्थ जो कृत्रिम परिस्थितियों में उत्तकों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं, है ना, संवर्धन माध्यम कहलाते हैं। अब कृत्रिम परिस्थितियों में पादपों या उत्तकों को वृद्धि करवानी है, टिश्यू को वृद्धि करवानी है, तो आप क्या करते हो कि कृत्रिम माध्यम में आप उन सब चीज़ों को मिला करके एक आर्टिफिशियल मीडियम तैयार करते हो। एक प्रारूपिक माध्यम में गुरु और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो एसिड, शर्कराएं होती हैं। इसमें कुछ वृद्धि नियंत्रक या नियामक पदार्थ जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन भी एकल या मिश्रित अनुपात में मिलाए जाते हैं। अब कौन सा अनुपात फॉलो होता है, कौन सा रेशो फॉलो होता है, कितनी क्वांटिटी लेनी है हमको, है ना, वो सब फिक्स होता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं आगे सबसे जो हमारा फेमस है एमएस मीडियम, मुराशिगे एंड स्कूप का मीडियम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने क्या समझा, हमने समझा कि न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम पादप की वृद्धि से संबंधित क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, गुरु और सूक्ष्म मात्रिक तत्व, मतलब मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट, हमारे जो 17 एलिमेंट हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उसमें हम मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स, है ना, मिलाते हैं। उसके अलावा विटामिन मिलाते हैं, है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो मिलाते हैं, अमीनो अम्ल मिलाते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, शुगर जो होती हैं वो मिलाते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर हमने देखा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, वो मिलाते हैं हम उसके अंदर, सब फिक्स अनुपात में मिलाते हैं। माध्यम को तरल बनाने के लिए, आसुत जल और ठोस बनाने के लिए 0.1% अगार अगार जेल मिलाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, दो चीजें, मीडियम हमारा या तो एकदम लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, या एकदम आपका सेमी सॉलिड होगा। ठीक है, तो अगर लिक्विड है आप डिस्टिल वाटर का यूज करो, आप अगर आपको सेमी सॉलिड मीडियम चाहिए आप अगार अगार का यूज करो, जिससे जेली लाइक आपका वो बन जाएगा। ठीक है, मीडियम बन जाएगा। तो ये चीजें कर सकते हो आप, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है मीडियम कौन सा ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसका पीएच सदैव 5.8 है ना, प्लस माइनस 0.2, मतलब ऑलमोस्ट आपका एसिडिक होता है ना, ये मतलब 0.2 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये प्लस माइनस है। तो आपका जो मीडियम जो होगा या फिर आपका जो न्यूट्रिएंट मीडियम जो होगा उसका पीएच हमेशा एसिडिक होना चाहिए, 5.8। ठीक है, ऊपर नीचे 0.2 प्लस माइनस हो सकता है।
पादप उत्तकों को संवर्धित करने के लिए समय समय पर कई प्रकार के माध्यम काम में लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला माध्यम हमारा कौन सा है? MS मीडियम। MS मीडियम मतलब मुराशिगे एंड स्कूक का कल्चर मीडियम। मुराशिगे एंड स्कूक का कल्चर मीडियम। तो मुराशिगे और स्कूक ने 1962 के अंदर जो है वो एक मीडियम तैयार किया था, ठीक है, जिसको क्या कहा गया? MS मीडियम, सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा आपका मीडियम है मुराशिगे और स्कूक। कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पर, एलिमेंट कौन कौन से केमिकल्स यूज कर रखे हैं उन्होंने, घटक जितने भी हैं, है ना, उसकी मात्रा दे रखी है, उसके नाम दे रखे हैं, और यहाँ पर आपके उनके कंसंट्रेशन और उनके फॉर्मूलास दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? मुराशिगे और स्कूक के कल्चर मीडियम की, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसमें कौन कौन से? माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी क्वांटिटी कंसंट्रेशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये इनके फॉर्मूला होगा। पोटेशियम डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ऑर्थ्रोफॉस्फेट, है ना, ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो एलिमेंट्स, गुरु बीजाणु, गुरु मात्रिक तत्व, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है, जिसमें हमारे पास में कौन कौन से हैं? मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है। उसके अलावा सोडियम मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेट, उसके अलावा कोबाल्ट, क्लोराइड, बोरिक एसिड, ठीक है। अदरवाइज विटामिन आप देख सकते हो, विटामिन सोर्सेस इसमें कौन कौन से हैं? निकोटिनिक एसिड, है ना, थायमिन जो है हाइड्रोक्लोराइड है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, ग्लाइसिन है, इस तरीके से। आयरन सोर्सेज आप देखो तो सोडियम, है ना, EDTA है, फेरस सल्फेट है, ठीक है। इसके अलावा आप आयनो साइटोल है, सुक्रोज है, ठीक है। इस तरीके से आप फाइटे जेल है, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो, है ना। अगर वृद्धि नियामक जो है ना, इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, तो वो आप अपने प्रयोग की आवश्यकता अनुसार आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। कार्बनिक घटक हमने देख लिए, अकार्बनिक घटक हमने देख लिए, ठीक है। वृद्धि नियामक है तो वो विटामिन हो तो वो, और अगर हमने बोला कि पीएच जो है ना, पीएच हमेशा एसिडिक होगी, तो 5.8 हम एक फिक्स कर लेते हैं, मीडियम की पीएच 5.8 हम फिक्स कर लेते हैं। पीएच हम पीएच मीटर से देखते हैं ना, जिसमें पीएच मीटर जो होता है इसमें 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड, कैलेमल इलेक्ट्रोड, है ना। मीडियम के अंदर उसको डाल करके उसकी मीडियम की पीएच चेक करते हैं, है ना, अम्लीयता क्षारीयता का मापन करते हैं, पीएच, है ना। तो पीएच मीटर का भी हम इधर यहाँ पर यूज करते हैं। आसुत जल जो है, सबसे पहले संवर्धन मीडियम अगर हम कैसे बनाएं, तो संवर्धन मीडियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कल्चर मीडियम जो है ना, उसको सारे केमिकल्स जो हैं वो हमको लीटर के अकॉर्डिंग हम उसकी मात्रा जो होते हैं वो फिक्स कर लेते हैं, है ना। हल्का सा गर्म करके 0.8% अगार अगार घोल लेते हैं, और इसमें 1.0%, है ना, 0.1% अगार अगार का घोल लेते हैं, और इसमें 1.0 लीटर आसुत जल जो होता है, डिस्टिल वाटर, है ना, उसका एक पूरा विलियन तैयार करते हैं, है ना, जिसकी पीएच हम पहले ही माप लेते हैं 5.8 होती है। तो इस तरीके से संवर्धन माध्यम जो है को परख नली जो होती है, टेस्ट ट्यूब जो होती है, या फिर आप संवर्धन फ्लास्क ले रहे हो तो उसमें बंद कर देते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से ये कल्चर मीडियम जो है ना, सारी चीज़ें आपने निश्चित क्वांटिटी में लिए, उसको लेकर के, है ना, आप पानी के अंदर घोल दोगे उसको, ठीक है, पीएच उसकी सेट कर दोगे, है ना। उसके बाद में आप उसको, चाहे आप फ्लास्क ले रहे हो तो फ्लास्क के अंदर, या आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप उसको क्या करोगे? स्टेराइल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद कॉटन प्लग लगा करके इसको बंद कर दोगे। ऑटोक्लेव में, है ना, ऑटोक्लेव में इसके क्या करोगे? आप उसको निर्जमीकृत करोगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, और जब दाब 0 हो जाएगा तो आप उसे बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। लास्ट है हमारा पास में कि हम एसेप्टिक कंडीशन कैसे डेवलप करवा सकते हैं। एसेप्टिक कंडीशन इन द सेंस कि हम कैसे वहाँ पर निर्जमीकृत व्यवस्थाएं व्यवस्थित करवा सकते हैं। जैसे
पादप उत्तक संवर्धन के प्रयोग में जो भी एसेप्टिक परिस्थितियां बनाए रखना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि उसमें कोई भी आपका बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन यहाँ पर ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो जीवाणु, जो भी कंटामिनेटेड एलिमेंट होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, इसको संवर्धन माध्यम व प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थ को दूषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया या फंगस है, ये क्या करते हैं, ये कल्चर मीडियम को या हमारा जो एक्सप्लांट है उसको दूषित कर सकते हैं। तो संवर्धन माध्यम में शर्कराओं के बाहुल्य से इस पर कई जीवाणु व कवक पादप उत्तक के बजाय तेजी से वृद्धि करते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले विषैले पदार्थ पादप उत्तक की वृद्धि पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हमको पता ही है कि प्लांट्स पर बैक्टीरिया, वायरसेस या है ना, फंगस है, इन सब का बुरा इफेक्ट पड़ता है ना। तो वो टिश्यूज़ को क्या करते हैं, ग्रो नहीं करने देते, टिश्यूज़ को आगे डिवाइड नहीं करने देते, ठीक है। तो जिस वजह से इनका नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इसीलिए हमको एक एसेप्टिक कंडीशन बनाए रखना वहाँ पर ज़रूरी होता है, जिससे अंत में पादप उत्तक की मृत्यु हो जाती है। अगर इनका इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा तो पादप उत्तक जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। टिश्यू एट द एंड हमने एक पार्ट यूज़ किया है, तो वो टिश्यू उसके डिवाइड करेंगे या सेल्स उसकी डिवीज़न करेगी, है ना। तो वो टिश्यू ही आपका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपका आगे जो है वो प्लांट डेवलप कैसे होगा। इसीलिए इनको हमको फ्री रखना पड़ता है इन सब से। अतः उत्तक संवर्धन के कार्य के दौरान इस तरीके के कंडीशंस जो हैं वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या आपको संदूषित करने से बचाना है? कांच के पात्र, संवर्धन मीडियम, कर्तोतक, है ना, एक्सप्लांट जो है, स्थानांतरण क्षेत्र का वातावरण, ट्रांसफर एरिया जो है, जैसे लेमिनार एयर फ्लो है, तो ये जो भी आप है ना ऑटोक्लेव को यूज़ कर रहे हो, तो ये इन सब का वो भी आपको फ्री रखना पड़ेगा, कंटामिनेशन किससे फ्री रखना पड़ेगा, कल्चर मीडियम का वातावरण, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, है ना, ये आपको कार्य करने वाले प्रचालक जो भी हैं, हैंड स्टेराइल होने चाहिए, है ना। सतह जो है जो रोगाणुनाशक होनी चाहिए, उसके लिए आप बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ट्विन 20, सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसको आप सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एथाइल अल्कोहल, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो ये कुछ ऐसे केमिकल है जिसको आप सरफेस को स्टराइल करने के लिए यूज़ में ले सकते हो। अब मेथड ऑफ सरफेस स्टरलाइजेशन, कैसे आप सरफेस को स्टराइल कर सकते हो। तो रोगाणुनाशक विलयन से उपचारित करने से पूर्व कर्तोतक, है ना, ये कर्तोतक है, को तनु अपमार्जक विलयन में खंगोला जाता है, ठीक है। लिक्विड अपमार्जक विलयन जो है उसमें वो किया जाता है। तत्पश्चात कर्तोतक को बहते हुए नल में पानी में, कर्तोतक क्या, एक्सप्लांट जो आपने यूज़ किया है नया पादप ग्रो करवाने के लिए, 10 से 15-20 मिनट तक आप उसको वहाँ पर क्या करवाते हो, वॉश करवाते हो, है ना। फिर जो है कर्तोतक को रोगाणुनाशक विलयन में डुबा, रोगाणुनाशक विलयन मतलब जो आपने कल्चर मीडियम बनाया है, जो कि आपने उसको स्टराइल किया है, तो उसमें आप क्या करते हो, डुबोकर धीरे धीरे आप उसको वो करते हो, ठीक है, मिक्स करते हो। इसके बाद में कर्तोतक को निर्जमीकृत परिस्थितियों में रोगाणुनाशक विलयन से हटाकर, है ना, अनेक बार निर्जमीकृत विलयन या निर्जमीकृत आसुत जल से धोया जाता है ना। बार बार आप पानी से या कल्चर मीडियम से या फिर आप केमिकल्स से, टिन 20 की हमने बात करी, ऐसे आप इन बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करके आप क्या करवा सकते हो, उसकी सरफेस स्टरलाइजेशन, आप जो एक्सप्लांट ले रहे हो, है ना, उसको आप क्या करवा सकते हो, आप उसको कल्चर, आप उसको फ्री रख सकते हो, स्टरलाइजेशन कर सकते हो, आप उसको एसेप्टिक कंडीशन उसकी बनाए रख सकते हो। पूरी लेक्चर का थीम यही है कि आपको पूरी तरीके से एक एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक एनवायरनमेंट बनाना है, ताकि कहीं से कहीं तक वहाँ पर इन्फेक्शनस एजेंट जो है वो ना आ पाए, ताकि आपका प्लांट जो है वो इजीली ग्रो कर पाए, टिश्यू इजीली सेल्स जो है टिश्यू की वो इजीली डिवीज़न कर सके, वो ग्रो करे, उससे प्लांटलेट बने और आप उस प्लांटलेट को नेचुरल कंडीशन में ग्रो करवा सको, ठीक है। तो ये हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू।